दिख रही है आपको? छोटी सी मैच स्टिक दिख रही होगी, है ना? अभी मैं इस मैच स्टिक की बात करूं, अगर मैं बोलूंगा कि अगर इसमें केमिकल चेंजेस होते हैं तो इसमें क्या क्या केमिकल चेंजेस होंगे, तो आप बोलोगे इस हमारे दूध में डाला तो क्या होगा। अब ध्यान से देखना, जरा पास में देखो, थोड़ा सा ध्यान दोगे तो आप ये भी एक क्वेश्चन बनता है कि ये निकली तो ये क्यों निकली, और क्यों नहीं निकली, और भी तो निकल सकती थी, तो बाकी गैसेस को क्या तेल लेने भेज दिया ना। अभी नींबू को डायरेक्ट नहीं पी सकते आप लेमन को डायरेक्ट नहीं पी सकते क्योंकि सिट्रिक एसिड का पीएच लेवल बहुत ज्यादा रहता है, जिसकी वजह से हमारी जीभ जो है ना। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अराइज द टैलेंट। कैसे हो आप सभी? आई होप सभी बहुत अच्छे हों, मजे में हो, फुल एनर्जी मोड के साथ में। आज हम स्वागत करते हैं आप सभी का हमारे इस सेकंड लेक्चर में, जो कि रहने वाला है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस पे। ओके, अब आपने हम इससे पहले वाले प्रीवियस लेक्चर में काफी इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स देखे, काफी इंपॉर्टेंट कंसिडरेशंस देखे कि किस तरह से किसी भी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट में फिजिकल चेंज या केमिकल चेंज हो रहा है। ये आपने देखा, ठीक है। फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज किस कंडीशंस में हो रहा है, प्लस आपने ये भी देखा कि किस तरह से कोई भी हमारी जो डेली लाइफ के एग्जांपल्स आपने देखे ना, रस्टिंग का मैंने आपको दिखाया, फिर मैंने आपको दिखाए थे सोरिंग ऑफ मिल्क का, फिर मैंने आपको दूध के बारे में बताया कि दूध कैसे कर्ड का फॉर्मेशन करता है। ये सब चीजें हमने बात करी यहाँ पे, ठीक है। फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज किस तरह से होता है, हमारी मैस्टिक से लेकर हमारे पेपर की बर्निंग तक सब चीजें आपने समझ ली, यानी आप बेसिक्स तो सब समझ गए हो इस चैप्टर में। अब हम धीरे धीरे इस पर्टिकुलर पॉइंट पे, मतलब ये जो केमिकल्स हम यूज करने वाले हैं इनके बारे में बात करेंगे। अब आपने एटम्स के अरेंजमेंट के साथ में ये तो देख लिया कि केमिकल रिएक्शन कैसे होगी, कैसे वो एटम्स एक जगह से उठ के दूसरी जगह जाके एक पर्टिकुलर न्यू सब्सटेंस का फॉर्मेशन करेंगे। लेकिन जाते टाइम पे या आते टाइम पे कुछ ना कुछ तो चेंजेस हो रहे होंगे ना। अच्छा, जैसे मैं एक बात बताता हूँ, एक छोटी सी चीज, ठीक है। एक सेकंड रुकना, याद आई? मैच स्टिक, मैच बॉक्स, चलो मैच बॉक्स लेके आ गया। अभी मैच बॉक्स में ये मैच स्टिक है, दिख रही है आपको? छोटी सी मैच स्टिक दिख रही होगी, है ना? अभी मैं इस मैच स्टिक की बात करूं, अगर मैं बोलूंगा कि अगर इसमें केमिकल चेंजेस होते हैं तो इसमें क्या क्या केमिकल चेंजेस होंगे, तो आप बोलोगे सर जैसे ही आप क्या करने वाले हो, इसके टिप को, जिसके केमिकल के बारे में आपको बताऊंगा, एक्चुअली में ये रेड फॉस्फोरस और ये ब्राउन मटेरियल होता है, इसको रब कर देते हैं तो ये फ्रिक्शन की वजह से थोड़ा हीटअप हो जाता है, लाइट अप होकर ये बर्न हो जाता है, ठीक है। अगर मैं इसको क्या करूं, मैं इसको जला दूं तो ये कैसा हो जाएगा, इसमें क्या फॉर्मेशन चेंजेस आएंगे, इसमें एक फॉर्मेशन होगा ऐश का। पहला तो फायर, फायर के साथ निकलेगी हीट, प्लस इसमें से क्या निकलेगा, ऐश। ऐश मतलब जो इसका बचा हुआ मटेरियल होगा ना, यार ऐसा नहीं है पूरी तरह से डिकम्पोज हो जाएगा, नहीं, थोड़ा बहुत बचेगा, उसको हम बोलेंगे ऐश। काफी सारी माचिस एक साथ जला के फेंक दोगे ना, थोड़ी देर में कुछ वुड बचेगा, बाकी सब किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ऐश में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। ये इसका केमिकल चेंज रहा। वहीं मैं बात करता हूं इसी मैस्टिक को अगर मैं फिजिकली ब्रेक करता हूं इनटू टू हाफ, हाफ बराबर नहीं है, थोड़ा बहुत छोटा एक बड़ा हो गया मेरे से, गलती से थोड़ा ज्यादा टूट गया, ठीक है। मैंने इसको टू हाफ्स में ब्रेक कर दिया, तो टू हाफ में ब्रेक करने की कंडीशन में अभी क्या हुआ, अभी मैं ये बोलूंगा ना कि यार इसकी शेप में चेंज आया है। चेंज तो आया है ना, शेप में चेंज आ गया। मैं इसको बर्न कर दूं इस पर्टिकुलर पोर्शन को जिसपे रेड फॉस्फोरस लगा हुआ है, तो फिर मैं इसको जैसे ही बर्न करूंगा तो ऑब्वियस सी बात है इसमें टेम्परेचर चेंज भी आएगा, इसमें शेप चेंज, इसमें बॉडी पूरा ओवरऑल स्ट्रक्चर ही चेंज हो जाएगा इस पर्टिकुलर मैस्टिक में। होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा। लेकिन यहाँ पे मैं जब इसको ब्रेक करता हूं तो इसमें सिर्फ शेप चेंज आएगा, आएगा कि नहीं आएगा? तो चेंज तो हुआ, तो चेंज इन शेप, मान लो अगर इसको जला देता हूं ऐश में कन्वर्ट होता है, तो चेंज इन प्रॉपर्टीज, चेंज इन कलर, हर चीज में चेंज आ रहा है। तो ये जो चेंजेस आएंगे ना, ये एक्चुअली में इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स को शो करते हैं, जो कैरेक्टरिस्टिक्स एक्चुअली में किसकी रहने वाले हैं, हमारे किसी भी एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट की या किसी भी पर्टिकुलर एलिमेंट की जो एक केमिकल रिएक्शन में पार्ट कर रहा है। यानी मैं अगर इन शॉर्ट बोलूं तो ये वो रिएक्टेंट्स हैं जो रिएक्टेंट रिएक्ट कर रहे हैं और रिएक्ट करके क्या बना रहे हैं, प्रोडक्ट। प्रोडक्ट के फॉर्मेशन के बाद में हमें जो भी एलिमेंट या जो भी ऑब्जेक्ट मिला, उसको हम क्या बोलेंगे कि हमें जो भी ऑब्जेक्ट या जो भी एलिमेंट मिला ये एक्चुअली में चेंज हो रहा है, हो रहा है, इसमें कोई चेंजेस आ रहे हैं, इतना भी आप समझ गए, कोई दिक्कत नहीं। आपको सारी चीजें समझ में आ गई, आपको सारी चीजें पता चल गई, तो आपको ये तो ऑब्वियस सी बात है पता चल गया कि उनमें जब चेंजेस आ रहे हैं तो वो चेंज किसी ना किसी टाइप में होगा। तो इस लेक्चर में मैं उन्हीं चेंजेस की बात करूंगा जिसमें हम हर एक चेंज के बारे में डिटेल में समझेंगे। तो सबसे पहले जब चेंजेस की बात करेंगे तो हमें पहले इन चेंजेस को देखना पड़ेगा, ये चेंजेस होते कैसे हैं, जिनमें ये चेंजेस आते हैं इन द फॉर्म ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स। किसकी फॉर्म में आते हैं? कैरेक्टरिस्टिक्स की फॉर्म में आते हैं। अब ये कैरेक्टरिस्टिक्स किसके हैं? केमिकल रिएक्शंस के। मतलब ये कैरेक्टरिस्टिक्स एक्चुअली में किसके आ रहे हैं? हमारे केमिकल रिएक्शंस के, जो हो रही हैं, जो क्या काम कर रहे हैं, जो
रिएक्टेंट्स फॉर्मेशन करते हैं प्रोडक्ट का। तो जब रिएक्शन का फॉर्मेशन या रिएक्टेंट्स का एक तरह से बोलो रिएक्टेंट्स का क्रॉस कॉम्बिनेशन होता है जो बना रहे हैं प्रोडक्ट्स को, वहां पे कुछ ना कुछ तो चेंज आ रहा होगा। जैसे मैंने अभी आपको मैस्टिक का एग्जांपल दिया, आ रहा था ना चेंज। तो यही एग्जांपल अगर मैं और किसी चीज में दूं, मैं सिंपल सा एग्जांपल लेता हूं जो डेली लाइफ का एग्जांपल है। आप एक ही काम करो, आप इनो लो, इनो लेके पानी में डाल दो, आपको काफी सारी चीजें दिखेंगी। गैस का इवोल्यूशन होगा जो हम अभी पढ़ेंगे, हल्की गैस निकलेगी उसमें। अब आप कहोगे नहीं सर मैं तो झाग निकलते हुए देखा है। आपको पता है वो एक्चुअली वो झाग क्या है, वो जो बबल्स फॉर्मेशन हो रहा है वो क्या है, वो कौन सी गैस है। आपको पता है सॉल्ट पेप्सी में डाल दो तो एक रिएक्शन होता है, एक गैस निकलती है। वो गैस कौन सी है, सोचा कभी? मतलब एकदम से सॉल्ट अगर डल जाए पेप्सी के अंदर तो झाग ही झाग आ जाता है। वो झाग क्या है, वो गैस कौन सी है, कभी दिमाग में आया? नहीं आया ना। तो वो भी तो चेंजेस हो रहे हैं। अगर मैं मैस्टिक को बर्न कर रहा हूं तो ऑब्वियस सी बात है मैस्टिक को बर्न करने पर भी एक टेम्परेचर चेंज आ रहा है। या फिर मैं अगर सिंपल सी बात करूं, मैं ये मैस्टिक लेता हूं, मैंने इस मैस्टिक को लिया, लाइट अप कर दिया, अच्छी फ्लेम आई थी पता उड़ के गई, लाइट अप किया, लाइट अप करने के बाद में देखो ये धीरे धीरे बर्न हो रहा है। तो बर्न क्यों हो रहा है? अब इसमें से हीट भी तो निकल रही है, ये देखो कम बर्न हो रही है, अरे बुझने वाली है, जलेगी जलेगी जलेगी, देखो बर्न हो रही है। बर्निंग की कंडीशन में अब इसमें से हीट निकल रही है, साथ में इसमें स्मोक भी निकल रहा है, आ रहा है ना चेंजेस। प्लस अगर आप इसके लेफ्ट पोर्शन में देखोगे, ये वुड जो है वो ऐश में कन्वर्ट होती जा रही है और ये गिर गई, ठीक है, जल गया। ये वुड वुड जो है ये ऐश में कन्वर्ट हो रही है, साथ में स्मोक निकल रहा है। तो अलग अलग चीजें, कभी भी रिएक्टेंट्स का जब भी रिएक्टेंट्स रिएक्ट करते हैं एक दूसरे से और प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है, तो वो प्रोडक्ट सिर्फ एक ही पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट में नहीं होता, अलग अलग ऑब्जेक्ट में होता है। जिसमें मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं वो रहते हैं, पहला तो कि एक गैस का इवोल्यूशन हो सकता है जब भी रिएक्टेंट्स रिएक्ट करेंगे प्रोडक्ट के फॉर्मेशन में। इवोल्यूशन ऑफ गैस 90% ऑफ द चांसेस इवोल्यूशन होता ही होता है, ये मैंने नोटिस किया है। 90% ऑफ द चांसेस इवोल्यूशन होगा ही होगा, ठीक है। सेकंड पॉइंट आता है कलर चेंज होता है, ऑब्वियस सी बात है। अभी ये मैस्टिक को मैं जला दूंगा ऐसी थोड़ी ना रहेगी, मतलब अभी इसका कलर क्या है अगर देखा जाए तो अभी इसका कलर कुछ डल वाइट या फिर आप बोलेंगे ऑफ वाइट टाइप का है, ऑफ वाइट टाइप का। लेकिन जलाने के बाद में ब्लैक इन कलर हो जाती है। क्यों? क्योंकि बचता क्या है, वुड तो बचती नहीं, सिर्फ बचता है वो ऐश, ठीक है, ये होता है। और मैं बात करता हूँ फॉर्मेशन ऑफ अ प्रेसिपिटेट। ऑब्वियस सी बात है अगर मैं दो रिएक्शन कर रहा हूँ, दो रिएक्टेंट से एक प्रोडक्ट बना रहा हूँ, तो हो सकता है एक प्रोडक्ट बने साथ में कोई ना कोई प्रेसिपिटेट बने। इसका सबसे बड़ा एग्जांपल पता है क्या बनेगा आपका? छाछ। अब आप बोलोगे छाछ कैसे? आपने देखा होगा ना दूध जब फटता है दही बनता है, दही के बाद में जो पानी बचता है या जो लिक्विड हमारे पास में बच जाता है, देखो हम क्या करते हैं दूध की मलाई को, मेरी मम्मी घी बनाती है ना तो कैसे बनाती है मैं बताता हूँ। मलाई ली, मलाई को लेने के बाद उसको खूब चलाते हैं ऐसे 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 ऐसे, वो एक आता है यार मैं भूल गया उसका नाम क्या है, मतलब चलाने वाला मिलाने वाला होता है, बेलन टाइप ही रहता है। उसको इस तरह से चला चला के, पहले के टाइम पे याद है ना वो मथुरा में करते थे, बड़ा अच्छा लगता होता है ना। उसको जैसे मिक्स करते हैं, मिक्स करते टाइम पे दही बाहर आता है, माखन बाहर आता है, साथ में बचता है पानी जो हमारा एक्चुअली में होता है छाछ। तो वो जो बच रहा है वो हमारा प्रेसिपिटेट होता है, या जो रिएक्टेंट में प्रोडक्ट बना उससे कुछ ना कुछ तो बचेगा ही बचेगा ना, वो हमारा प्रेसिपिटेट हो जाता है, ठीक है। फिर हम बात करते हैं चेंज इन टेम्परेचर। ऑब्वियसली बात है मैंने माचिस जला के दिखाई है, तुम्हें दिखी गया टेम्परेचर चेंज हुआ, मेरा हाथ जलने लग गया था। क्यों? क्योंकि हो सकता है कई सा, और ऐसा नहीं सिर्फ मैस्टिक में हो रहा है, कई अभी मैं आपको बताता हूँ सोडियम मेटल होता है, सोडियम मेटल को पानी में डाल दोगे ना, पानी ठंडा है, सोडियम मेटल को भी कुछ फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जैसे ही रिएक्शन करेगा ना इतनी अच्छी खासी हीट निकालेगा ना कि मजा आ जाएगा, ठीक है। आप वो HCl में जो एसिड में आप एल्यूमिनियम फॉइल को डालते हो तो इसमें रिएक्शन होगा जिसकी वजह से हीट प्रोड्यूस होनी चालू हो जाएगी। और वो हीट एक्चुअली में क्या काम करेगी, वो हीट जो आप फ्लास्क में उसको रखोगे ना, ग्लास फ्लास्क में, उसमें आपको टेम्परेचर चेंज दिखेगा, तो काफी ज्यादा हीटेड फॉर्म में रहेगा, गर्म फॉर्म में रहेगा, ठीक है। ये बात आपको समझ में आई? बहुत बढ़िया। चलो फिर हम बात करते हैं, देखो फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट आपको पता है किस लेवल पे होने वाला है, किस चेंजेस में होने वाला है, ये तो आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरह से हर चीज का फॉर्मेशन होगा, ओके। अब हम बात करेंगे इनमें से एक एक पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक्स की, जिसमें सबसे पहले हम बात करने वाले हैं हमारे चेंज इन कौन सा, कलर या इवोल्यूशन ऑफ गैस। चलो इवोल्यूशन को पढ़ लेते हैं, इवोल्यूशन में मजा भी आएगा। देखो अब सबसे पहले हम बात करने वाले किसकी, हमारे इवोल्यूशन ऑफ गैस कैरेक्टरिस्टिक्स की। यानी जब भी दो रिएक्टेंट आपस में मिल रहे होंगे तो उनकी वजह से क्या होगा, गैस रिलीज होगी। उन दोनों के रिएक्ट करने पर, उन दोनों केमिकल्स के रिएक्ट करने पर जो गैस रिलीज होने वाली, ये एक्चुअली में इवोल्यूशन ऑफ गैस का फॉर्मेशन करेगी या गैस का इवोल्यूशन होगा। अब किस तरह से होगा, देखो बेसिक मैं अभी आपको एक एक्सपेरिमेंट में समझाऊंगा, लेकिन मैं बेसिक समझा देता हूं आपको। जब भी केमिकल रिएक्शन होगा, जैसे हमने यहाँ पे लिया है जिंक लिया है और साथ में क्या लिया हुआ है हमने, देखो ये जिंक के ग्रेन्यूल्स है, इसकी जगह पे बेसिक आप एल्यूमिनियम फॉइल भी ले सकते हो, करना मत, करके मत देखना। फिर हमने यहाँ क्या लिया हुआ है, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। अभी आपके सामने यहाँ पे डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड का यूज किया गया, यहाँ पे डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड है, ये आपके जिंक ग्रेन्यूल्स हैं। इसकी जगह पे हम चाहें
तो एल्यूमिनियम फॉयल भी ले सकते हैं, ठीक है, एल्यूमिनियम फॉयल या एल्यूमिनियम मेटल ले सकता हूँ, कोई भी एक मेटल ले लिया। अगर मैं इसको इसके अंदर डिप करता हूँ तो ये बहुत जल्दी एसिड के साथ में रिएक्ट करेगा और रिएक्ट करके यहाँ पे आपको बबल्स दिखेंगे छोटे छोटे, मतलब यहाँ से फॉर्मेशन होगा छोटे 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 बबल्स का। और ये एक्चुअली में जो बबल्स होंगे ना, ये बबल्स पता है कौन से होंगे, ये वो बबल्स होंगे जो हाइड्रोजन के होंगे। किसके रहने वाले हैं, हाइड्रोजन के बबल्स। और एक्चुअली में काफी ज्यादा लाइट होते हैं, प्लस काफी ज्यादा इनका टेम्परेचर हाई होता है और हद से ज्यादा रिएक्टिव होते हैं हीट के साथ में। मतलब अगर मैं इसके ऊपर एक बलून लगा दूं ना, यहाँ पे मैं एक सिंपल सा एक बलून लगा दूं या हाइड्रोजन गैस को कलेक्ट कर लूं, उस बलून को लूं, माचिस लाऊं, भम, एक बड़ा सा धमाका होगा, जो हम करके भी देखेंगे बाद में। लेकिन अभी तो आपको समझ में आ गया। अभी हमें मेजर रिवॉल्यूशन ऑफ गैस समझना है कि कैसे एक सॉलिड प्रोडक्ट की हेल्प से एक लिक्विड में जैसे उसको डिप किया जाएगा। मतलब जो एल्यूमिनियम ले रहे हो वो ऑब्वियस सी बात है एक सॉलिड मॉलिक्यूल या सॉलिड पार्टिकल है। एल्यूमिनियम को लेके मैंने एसिड में डिप किया, रिएक्शन निकला किसका, हाइड्रोजन गैस का। अब ये हाइड्रोजन गैस जब इवॉल्व हुई तो हाइड्रोजन गैस मतलब सॉलिड मिला लिक्विड में, लिक्विड से बनी गैस, तीनों चीजें अलग हो गई। सॉलिड लिक्विड में जा रहा है, ठीक है, रिएक्टेंट्स अलग अलग है, रिएक्टेंट भी सेम नहीं है, ऐसा नहीं है सॉलिड सॉलिड मिल रहा है, नहीं, सॉलिड लिक्विड में डिप हो रहा है, डिप होने के बाद में फॉर्मेशन जिसका होगा वो भी क्या हो रहा है, एक गैस में। देख ला, कहानी बिल्कुल उल्टेला, मतलब न्यूटेला बन गया, इसका उसमें लेकिन बना कुछ और, ठीक है। तो ये यहाँ पे हमारे सामने बात आई पहला। चलो पहले तो इसको एक्सपेरिमेंट से समझते हैं कि कैसे किसी भी पर्टिकुलर हम दो रिएक्टेंट लेते हैं और उनसे एक प्रोडक्ट बनाते हैं, या फिर हम ये देखते हैं कि उस फॉर्मेशन में क्या इवोल्यूशन हो रहा है इसी गैस का या नहीं। चलो आ जाओ देखते हैं, और वो गैस कौन सी है वो तुम मुझे बताओगे कमेंट सेक्शन में। हाँ तो देखो, इवोल्यूशन ऑफ गैस समझाने के लिए अभी मैंने क्या किया है, यहाँ पे ले लिया है एक गिलास पानी। अब पानी में ऐसा क्या मिलाया जाएगा ये तो आपको पता ही है, मैं यहाँ पे मिलाने वाला हूँ इनो, ठीक है। अब जैसे ही मैं पानी में इसको मिलाऊंगा तो मिलते ही क्या होगा, यहाँ पे एक काफी अलग ही रिएक्शन आएगा, और उस रिएक्शन की वजह से क्या होने वाला है, बहुत सारे बबल फॉर्मेशन होने वाले हैं। अब ये बबल फॉर्मेशन जो होता है ये वैसे तो हमारे डाइजेशन में काम करता है, लेकिन इससे गैस कौन सी रिलीज होती है ये आप मुझे बताना। चलो देखते हैं ये फॉर्मेशन हुआ कैसे। पहले इनो को डालते हैं हम इस पानी के अंदर। अब यहाँ देखो, आपको दिखाई दे रहा होगा, इसमें आप अच्छे से देख सकते हो, काफी देर तक के लिए पानी में जब ये इनो मिक्स हो रहा था तो इसने काफी ज्यादा गैस रिलीज करी, जो ऊपर की साइड भी आपको दिखी होगी रिलीज होते हुए। और अब धीरे धीरे ये गैस सेटल होती जा रही है। ये गैस कौन सी है ये आप मुझे कॉमेंट सेक्शन में बताना। बट जब भी दो रिएक्टेंट्स, यानी यहाँ पे रिएक्टेंट कौन कौन से हुए, वाटर और इनो, मिलते हैं तो साथ में बनता है हमारा एक प्रोडक्ट जो रहता है इनो का वाटर। अभी आप देख सकते हो पानी के ग्लास में भी यहाँ पे वाटर बबल्स निकल रहे हैं अभी भी, यानी अभी भी गैस रिलीज हो रही है। ये गैस कौन सी है मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ। और ये किस लिए हुआ, ये हुआ क्योंकि हमने रिएक्टेंट और प्रोडक्ट को मिलाया, जिससे एक कैरेक्टरिस्टिक्स फॉर्म हुई, वो है इवोल्यूशन ऑफ गैस। देखा क्या हुआ यहाँ पे, अभी मैंने दो रिएक्टेंट्स को मिलाया, मैंने एक प्रोडक्ट बनाया और प्रोडक्ट में निकली एक गैस। अब तुम बताओ मुझे कमेंट सेक्शन में करके पिन कि सर कौन सी गैस थी और इसी गैस का निकलना क्यों हुआ। मतलब एक रीजन भी मुझे स्पेसिफाई करना कि यही निकली तो ये क्यों निकली और कोई क्यों नहीं निकली। ये भी एक क्वेश्चन बनता है कि ये निकली तो ये क्यों निकली और क्यों नहीं निकली, और भी तो निकल सकती थी, तो बाकी गैसेस को क्या तेल लेने भेज दिया गया। तो ये मुझे बताओ कि क्या हुआ यहाँ पे, ठीक है। ये बात समझ में आ गई, बहुत बढ़िया। चलो अब आपने इवोल्यूशन ऑफ गैस को समझ लिया, अब हम समझेंगे हमारे फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट को। किसको समझेंगे, हमारे फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट की कैसे जब दो रिएक्टेंट मिलते हैं तो उनके मिलने के बाद कुछ एक प्रोडक्ट बनता है जहां पे हमें मिलता है हमारा प्रेसिपिटेट। तो सबसे पहले हम इसके बारे में समझेंगे कि प्रेसिपिटेट मिलता है और किस तरह से मिलता है। तो पहले हम देखेंगे कुछ केमिकल रिएक्शन हम प्रेसिपिटेट की फॉर्मेशन में भी कैरेक्टराइज कर सकते हैं। केमिकल रिएक्शन पोटेशियम आयोडाइड और लेड नाइट्रेट में उसको कैरेक्टराइज किया जाता है, येलो प्रेसिपिटेट देता है वो लेड आयोडाइड का, जैसा कि हम इस रिएक्शन में देख सकते हैं। देखो हमने क्या किया, हमने लिया सबसे पहले पोटेशियम आयोडाइड। पोटेशियम आयोडाइड आयोडाइड को हमने ले लिया इस ग्लास बीकर से, हमने उसको इस ग्लास ट्यूब से हमने उसको इस बीकर में रखे हुए लेड नाइट्रेट के साथ में मिक्स किया, जहां पे हमें मिला ये येलो कलर का लेड प्रेसिपिटेट। इन द सेंस अगर मैं बोलूं तो ये प्रेसिपिटेट वही है जो आपका प्रोडक्ट फॉर्मेशन हो रहा है। मतलब अगर मैं दो चीजों का रिएक्शन कर रहा हूं, दो चीजों के रिएक्शन से अगर तीसरा प्रोडक्ट आपको मिल रहा है वो आपका प्रेसिपिटेट ही होने वाला है। बात समझ में आई, वो आपका क्या होने वाला है, प्रेसिपिटेट ही होने वाला है, जहां पे कोई भी सॉर्ट ऑफ चेंजेस नहीं आएंगे, कोई भी सॉर्ट ऑफ प्रॉब्लम आपको नहीं दिखेगी। और आपको सिंपल सा देखो, अगर ये देखना है ना तो मैं आपको बताता हूँ ये चीजें कहाँ कॉमन है। अच्छा, कुछ ऐसा सोचते हैं, सोच लिया। देखो अभी देखो,
प्रेसिपिटेट के फॉर्मेशन के लिए सबसे पहले मुझे एक मेजर चीज आपको दिखानी पड़ेगी, वो क्या है? हमने लिया यहाँ पे मिल्क, मिल्क के साथ में हमने ले लिया हमारा इनो। अब जैसे ही मैं इसको इसमें मिलाऊंगा क्या होगा? सबसे पहले तो मेरे पास में दो रिएक्टेंट्स है, रिएक्टेंट्स के मिलते ही क्या होगा? प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा। अब वो प्रोडक्ट जब फॉर्म होता है तो कुछ ना कुछ तो प्रेसिपिटेट रहता ही है, यानी प्रेसिपिटेट वो चीज होती है जो बच रही है या फिर फाइनल प्रोडक्ट जो आया। अब वाटर कंडीशन में तो आपको पता है, वाटर कंडीशन में आपके पास में नॉर्मल चीज रहती है। दूध और इनो को मिला के क्या बनेगा? सोचा है कभी? कमेंट सेक्शन बताओ, तब तक मैं इनको मिला के आता हूँ। अब देखते हैं होता क्या है यहाँ पे। तो जैसे ही मैंने इस इनो को इस हमारे दूध में डाला तो क्या होगा? अब ध्यान से देखना, जरा पास में देखो, थोड़ा सा ध्यान दोगे तो आपको समझ में आएगा। लम्प्स तो क्रिएट हुए हैं जैसे कि पानी में होते हैं, जैसे पानी में लम्प्स क्रिएट हो रहे थे वैसे यहाँ पे भी फॉर्मेशन तो हो रहा है। बट ये फॉर्मेशन किस बेसिस पे हो रहा है? क्या ये पानी जितना रिएक्टिव है? नहीं है। क्यों? वाटर जितना रिएक्टिव क्यों नहीं है? उसके पीछे का मेजर रीजन ये है कि वाटर में काफी इंटरमोलिकुलर जो फोर्स रहते हैं ना, वो काफी ज्यादा कम रहते हैं, और मिल्क का इंटरमोलिकुलर फोर्स काफी ज्यादा रहता है, या फिर काफी अच्छे स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग रहती है उसमें। अब जरा ध्यान से देखोगे तो आपको दिखेगा दूध में इतना ज्यादा झाग आया, इतना ज्यादा झाग का फॉर्मेशन हुआ जो सेटल नहीं हो रहा है। और जहाँ पे इनो मैंने अभी आपको बताया था, आपको पता है इनो में सेटलिंग बहुत अच्छी हुई थी और वो बहुत जल्दी सेटल हो गया था, बट मिल्क हमारा सेटल नहीं हो रहा। और यही वो कंडीशन है जब हमारे पास में प्रेसिपिटेट बना है। तो ये आपको दिखाई दे रहा है, और ये सेटल इजीली नहीं होने वाला है, इसको सेटल होने में काफी ज्यादा टाइम लगने वाला है। और ये देखो, आप देख सकते हो कि झाग किस तरह से इसके बाहर की तरफ में आ गया है इन द फॉर्मेशन ऑफ लंप। बात समझ में आई? क्या हुआ ये? एग्जाम्पल सोचते हैं। हाँ, एग्जाम्पल में याद आया, अभी सुनो। आपने देखा होगा छोटे छोटे बच्चे होते हैं तो उनको मिल्क प्रोडक्ट्स दिए जाते हैं, मतलब उनको काफ़ी सारा ड्रिंक्स वगैरह पिलाए जाते हैं। ड्रिंक्स इन द सेंस मतलब हेल्दी ड्रिंक्स होते हैं, बट उनको वो जैसे मैं आपको कैसे बताऊं अभी। हाँ, जैसे मिल्क होता है, मिल्क के साथ में उनको कोई बाय प्रोडक्ट लिया, बाय प्रोडक्ट मिक्स किया, मिक्स करके एक प्रोडक्ट बनाया, प्रोडक्ट बना के उनको खिलाया गया या फिर पिलाया गया। अब जब भी हम उस बाय प्रोडक्ट को उसमें मिक्स कर रहे हैं तो उससे कंप्लीटली नई चीज बनती है। अभी आप कहोगे सर कंप्लीटली नई चीज कैसे बनी? जैसे अभी आपने सुना होगा, हम ओट्स खाते हैं, ठीक है, कोई से भी कंपनी के हो सकते हैं। हम ओट्स खाते हैं तो ओट्स को हम मिल्क में या पानी में किसी में भी मिला सकते हैं। बनेंगे तो ओट्स ही ना, मिल्क में मिलाओ या पानी में मिलाओ। अलग अलग भी आते हैं, मसाला आते हैं, सिंपल आते हैं, दो चार वेरिएंट्स के आते हैं। तो जब हमने अलग अलग ओट्स को लिया, अलग अलग ओट्स को हम किसी में भी डिप कर सकते हैं, उसमें हम इंग्रेडिएंट्स ऐड कर सकते हैं, वो हमारी चॉइस है। लेकिन फाइनली हमें कोई प्रोडक्ट मिल रहा है ना, अगर आप ओट्स को नॉर्मल खाओगे तो वो एक तरह से रिएक्टेंट का काम ही करेगा, मतलब वो एक रिएक्टेंट है। ओट्स और वाटर दोनों को ले लिया, मिलाया, मिक्स करते आपको मिला एक प्रोडक्ट। और यही सिमिलर प्रोडक्ट हमारे लिए यूज होता है जो प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन कर रहा है। ये बेसिक लाइफ एग्जांपल है, डेली लाइफ में आपने ये चीज कॉमनली देखी होगी कि ये होता ही होता है। अभी आप नॉर्मल, अच्छा नींबू को पानी में मिला दो, नींबू पानी बन गया ना। अभी नींबू को डायरेक्ट नहीं पी सकते आप लेमन को डायरेक्ट नहीं पी सकते, क्योंकि सिट्रिक एसिड का पीएच लेवल बहुत ज्यादा रहता है, जिसकी वजह से हमारी जीभ जो है ना, मतलब हमारी जो टंग है, ये पूरी तरह से जल जाएगी। जल इन द सेंस मतलब रफनेस आ जाती है थोड़ा बहुत हमारी टंग पे, ठीक है। तो आपने ये चीज देखी, कॉमन है, ये होता ही होता है, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम आपके सामने आई होगी कि नहीं आई होगी? बिल्कुल आई होगी। लेकिन अगर मैं बोलूं इसी लेमन को आपने स्क्वीज किया इन अ ग्लास ऑफ वाटर, तो आप इसी लेमन को अगर इन अ ग्लास ऑफ वाटर स्क्वीज कर रहे हो, देन इट इज ऑब्वियस कि उस पानी के ग्लास में जाने के बाद में उसका पीएच लेवल रिड्यूस हो जाता है। नींबू पानी, नींबू अलग करके पानी अलग करके पी सकते हो क्या? नींबू नहीं पी सकते, पानी पी सकते हो, कि पानी डेली लाइफ में पी रहे हो, उसका पीएच लेवल बैलेंस्ड होता है, 7 रहता है उसका पीएच लेवल। लेकिन जैसे ही हमने सिट्रिक एसिड या फिर उस लेमन को लेके उस वाटर में मिला है, पर ये नहीं, मैं ये नहीं कह रहा कि फिर 5-10 नींबू एक ग्लास में डाल देना, नहीं, ऐसा नहीं होगा। आप सिर्फ हाफ अ लेमन या हाफ से भी हाफ अ लेमन आप जैसे उसमें डिप करोगे तो वो सिट्रिक एसिड का पीएच लेवल भी हमारा वाटर बैलेंस कर देगा। थोड़ा बहुत खट्टा लगेगा बट स्टिल वल्नरेबल रहेगा, और थोड़ा बहुत बैलेंसिंग के लिए हम उसमें शुगर को भी ऐड कर देते ताकि पीएच लेवल अच्छे से मेंटेन हो जाए और हम उसको पी पाए। तो वो भी किसका फॉर्मेशन हुआ तो प्रेसिपिटेट का ही ना। तो बात समझ में किस तरह से रिएक्टेंट्स का फॉर्मेशन या रिएक्टेंट्स का कॉम्बिनेशन करके हम एक प्रोडक्ट बनाते हैं, और वो प्रोडक्ट एक्चुअली में प्रेसिपिटेट की फॉर्म में हमें हेल्प करता है आगे किसी भी पर्टिकुलर सॉर्ट ऑफ काम में, या फिर जो पीने के लिए काम में आ रहा है, खाने के लिए काम में आ रहा है। समझ में आया? तो प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन कैसे हो रहा है और एक गैस का इवोल्यूशन कैसे हो रहा है, ये दो चीजें तो हमने आज के पर्टिकुलर इस लेक्चर में समझ ली। अब आगे आने वाले लेक्चर में हम इसके बाकी जो फॉर्मेशंस है, बाकी कैरेक्टरिस्टिक्स, उनके बारे में भी अच्छे से पढ़ेंगे। यहाँ तक आपको पूरी बात समझ में आई? यहाँ तक तो किसी को भी कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, किसी को भी कोई प्रॉब्लम नहीं आई होगी। तो मुझे भी अच्छा लगा, आपको भी आई होप सभी अच्छा लगा हो, सारे एक्सपेरिमेंट्स में बड़ा मजा आया हो देखने में कि किस तरह से इवोल्यूशन ऑफ गैस हुआ और किस तरह से प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन हुआ। आई होप सभी को ये चीज़ अच्छे से समझ में आई हो। सो विद दैट नो, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। मिलता हूँ आपसे बहुत जल्दी, मतलब मैं अभी आ रहा हूँ, मैं अभी जाऊँगा, मैं अभी आ ही जाऊँगा, अभी थोड़ी देर की बात है, यूँ गया यूँ आया, नए वीडियो को लेके, नए लेक्चर को लेके, नए कॉन्सेप्ट्स और नए एक्सपेरिमेंट्स के साथ में। तब तक के लिए ध्यान रखें अपना। गुड बाय, टेक केयर, सी या।